हाँ जी दोस्तों, आप कारो का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके, राइट। उसके बाद कारो का अप्लीकेबिलिटी या यूं कहें एग्जेम्पशन पढ़ चुके, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। और भाई जो कंपनीज आपने लिखी हैं एग्जेम्पशन वाली, उनके अलावा सब जगह लगेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आइए वो क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो कारो 2020 में हर ऑडिटर को रिपोर्ट करने हैं। वो 21 मामले क्या हैं जिन पर ऑडिटर्स को जवाब देने होते हैं, उनकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, मैटर्स टू बी रिपोर्टेड बाय ऑडिटर अंडर कारो 2020। मैटर्स टू बी रिपोर्टेड बाय ऑडिटर अंडर कारो 2020। तो जैसा कि आप सुन चुके हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, वो थोड़ा एक बार आइडिया देख लीजिए। वो आपसे पूछेगा व्हाट ऑल नीड्स टू बी रिपोर्टेड रिगार्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के बारे में ऑडिटर को क्या रिपोर्ट कब बनानी पड़ती है या रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो इसका मतलब उन्होंने आपको 21 हेडिंग्स में से एक हेडिंग बता दी और उसके अंदर जो क्वेश्चंस ऑडिटर को आंसर करने होते हैं वो आपको लिखने होंगे। ये पहला और आखिरी ऐसा टॉपिक है जिसमें यू नीड टू राइट क्वेश्चंस इन योर आंसर्स। एग्जाम का आंसर मतलब यहां के क्वेश्चंस, ठीक है। चलो दोस्तों, तो सबसे पहली कैटेगरी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। ये हेडिंग है पहली, मतलब इसके अंदर ऑडिटर को क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका आंसर उसने देना होता है, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस शैल बी रिलेटेड टू द टॉपिक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। किसी जमाने में दोस्तों जब पुराना कारो था तो इसका नाम फिक्स्ड एसेट्स हुआ करता था। धीरे धीरे यही बदलाव आते जा रहे हैं। 21वीं सदी में कानून बदलता और आगे बढ़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे जिन जिन चीज़ों को रिफाइनमेंट की ज़रूरत है वो रिफाइन होती चली जा रही हैं, और ये ज़रूरी भी है दोस्तों। अगर वो रिफाइन नहीं होंगी तो फिर कैसे आप लोग नया और अच्छी चीज़ें सीखेंगे। हाँ जी, तो पहला इसमें लिखेंगे वेदर प्रॉपर रिकॉर्ड्स showing full particulars of property plant and equipment। आप पूरा लिख लीजिएगा एग्जाम में, are maintained or not। वैसे आपको बताऊं, ग्रामेटिकली और नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने ये लाइन लिख ली, वेदर प्रॉपर रिकॉर्ड शेयर शोइंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांटिंग इक्विपमेंट आर मेंटेन्ड, बस वेदर प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ पीपीई आर मेंटेन्ड और नॉट में और नॉट लिखने की ग्रामेटिकली जरूरत नहीं होती। तो आप लिखें तो ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। वेदर प्रॉपर रिकॉर्ड्स of intangible assets were maintained or not। भाई जैसे आप फिजिकल एसेट्स का रिकॉर्ड रखते हो, बिल्कुल उसी प्रकार आपको इंटेंजिबल एसेट्स का भी रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो वो रिकॉर्ड आपने रखा या नहीं रखा, ये आपकी लिस्ट में दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हैज बीन डन बाय मैनेजमेंट एंड। अब एक बात आपको बताऊं कि जैसे ये लिखा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैज बीन डन बाय मैनेजमेंट, तो
ये सच है, कभी आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी एसेट हो या क्लोजिंग स्टॉक हो, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन, एक एक डब्बा गिनना, काउंट करना, देखना, चेक करना, ये ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिटर के प्रोफाइल में नहीं आता कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन जाकर करे। उसका दिल करे, उसको खुद शक हो, वो जाकर देखना चाहता है, इट इज हिज राइट, बट इट इज नॉट हिज ड्यूटी टू डू दैट। और मैनेजमेंट को खुद करना मैनेजमेंट की ड्यूटी है। अब वो खुद करें या किसी ऑडिटर को हायर करके करवा लें, वो इनका मन है, लेकिन ऑडिटर का रोल और प्रोफाइल जब आप काउंट करेंगे, जब आप देखेंगे उसका स्कोप ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन, तो वहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए। एंड अब जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ होगा तो कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी पता चली होगी, तो वो रिपोर्टेड है कि नहीं है। एंड वेदर, रेड से ही लिख लेते हैं, whether all discrepancies if any are reported or not। जितनी भी डिस्क्रिपेंसी है वो रिपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन मान लो हो ही ना, तो इसलिए ये वर्ड लिखना जरूरी था, इफ एनी आर रिपोर्टेड और नॉट। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद डी, वेदर टाइटल डीड्स, टाइटल डीड समझते हैं आप, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, ऐसा कागज जिससे ये पता चलता है कि असली मालिक संपत्ति का कौन है। सरकार एक्चुअली ये जानना चाहती है कि कोई ऐसी एसेट तो नहीं है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो नहीं है जो खरीदी तो गई कंपनी के पैसे से, लेकिन वो सारा का सारा जो वो है पैसा कंपनी का खर्च करने के बाद किसी डायरेक्टर ने अपने नाम करा ली, प्रमोटर ने अपने नाम करा ली, किसी बड़े कंपनी के ऑफिसर ने अपने नाम करा ली। तो डी पॉइंट में बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको समझने में। वो ये जानना चाहते हैं वेदर टाइटल डीड्स ऑफ ऑल एसेट्स आर इन द नेम ऑफ कंपनी, आर इन द नेम ऑफ कंपनी और नॉट। लेकिन पता है आपको, कुछ ऐसी एसेट भी हो सकती हैं जो हमारी कंपनी ने लीज पर ले रखी हैं, किराए पर ले रखी हैं, तो उनका प्रॉपर अग्रीमेंट होना चाहिए, लीज डीड होनी चाहिए। इफ सम ऑफ द एसेट्स आर ऑन लीज, लीज डीड मस्ट बी वेरीफाइड। तो फिर लीज डीड वेरीफाई होनी चाहिए, कागज तो होगा ही ना। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान लो ऑडिटर है, उसे मिल गया कि नहीं भाई कुछ एसेट ऐसी हैं जो कंपनी के नाम में नहीं है, तो जो एसेट कंपनी के नाम में नहीं है उसकी रिपोर्ट बनाकर उसको देनी पड़ेगी। ये बात शुरू में ही हम पढ़ चुके कि अगर हमारा ऑडिटर कोई नेगेटिव लिखता है बात कंपनी के बारे में, जैसे यही वाली बात ले लो कि एसेट है लेकिन उसमें एसेट कंपनी के नाम पर नहीं है, पैसा कंपनी का खर्च हुआ, कंपनी के बैंक अकाउंट से पेमेंट हुई, बट द एसेट इज इन द नेम ऑफ सम प्रमोटर और सम डायरेक्टर और सम ऑफिसर, देन यू शुड रिपोर्ट इन अ फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड। एक फॉर्मेट है जिसमें प्रेस्क्राइब करना चाहिए, उसमें रिपोर्ट करना चाहिए कि भाई कैसे 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 क्या क्या एसेट मिली जो कंपनी के नाम पर नहीं है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, वेदर कंपनी हैज डन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन तो जानते होंगे आप सब, चैंप लोग हैं। वेदर कंपनी हैज डन रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इफ एनी रिवैल्यूएशन रिजल्ट्स इन, if any revaluation results in more than 10%, 10% से ज्यादा का अगर फर्क है, results in more than 10% of fluctuation in existing value, same needs to be reported।
और पता है आपको, रिपोर्ट दोनों जगह होनी चाहिए। जैसे कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, ये उसकी ड्यूटी है, तो वो अपने बैलेंस शीट के नीचे नोट्स बनाए कि भाई हमने एक एसेट थी, उसका रिवैल्यूएशन करा और उसमें इतनी परसेंटेज का फर्क आया, 12% का, 15% का। और ये बात ऑडिटर अपने कारो वाली रिपोर्ट में लिखे कि भाई हमने भी देखा कि इन्होंने कुछ वैल्यूएशन करा था और इनका परसेंटेज डिफरेंस 10 से ज्यादा है, और हाँ सब कुछ सही है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है, इन्होंने अपने नोट्स में लिखा है, इन्होंने अपनी बैलेंस शीट के नीचे ये बात समझाई है। तो जब हम बात करते हैं ना, ये वाली लाइन जो है, सेम नीड्स टू बी रिपोर्टेड, तो ऑडिटर को तो रिपोर्ट करनी ही है, लेकिन अगर क्लाइंट, सोचो क्लाइंट को पहले ही ये बात पता चल जाए कि हमसे ये गड़बड़ हुई है या कुछ ऐसा में पता चला है जो ऑडिटर भी ढूंढ रहा है, तो वो खुद अगर लिख देंगे तो उनकी ऑनेस्टी दिखेगी। अगर क्लाइंट अपनी बैलेंस शीट के नीचे पहले से ये बात लिख देगा, हाँ हमने देखा, रिवैल्यूएशन करी हमने और 10% से ज्यादा का डिफरेंस है, लेकिन ये कोई पाप थोड़ी है, ये कोई गलती थोड़ी है, ये कोई खराबी थोड़ी है, बस ऑडिटर को ये बात पर कमेंट करना है। तो जब तुम जानते हो कि ऑडिटर को इस बात पर कमेंट करना है, तो तुम भी कमेंट कर दो, ईमानदार लगोगे, है ना। चलो अब एक पॉइंट और है बस। आपने सुना होगा भारत सरकार ने एक नया कानून बनाया है बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर। जानते हैं ना आप बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है? मतलब मैं कोई यहां डिटेल में नहीं बता रहा। बेनामी प्रॉपर्टी में ऐसा है कि भाई आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन आप उस पैसे को अपने नाम पर बार बार खर्च करके संपत्ति इकट्ठा करोगे, जगह जगह जमीनें और बिल्डिंग खरीदोगे, फ्लैट, मकान, दुकान खरीदोगे, तो सरकार पूछेगी भाई पैसा कहां से आ रहा है? तो कभी आपने अपने सर्वेंट के नाम पर खरीद लिया, अपने एम्प्लॉय के नाम पर खरीद लिया, अपने ड्राइवर के नाम पर खरीद लिया, मतलब पैसा किसी का और किसी और के नाम पे संपत्ति खरीद लिया आपने, तो ये बेनामी संपत्ति होती है। तो कंपनी में तो ऐसा नहीं है ना कि कोई बेनामी प्रॉपर्टी हो और उसका केस चल रहा हो कंपनी के खिलाफ, ये उसके बारे में है। ठीक है दोस्तों, आइए लिखते हैं वेदर एनी केस इज पेंडिंग अगेंस्ट कंपनी under Benami Transactions Prohibition Act 1988, whether any case is pending against company under Benami Transaction Prohibition Act 1988, and if yes, details must be reported। यह है कानून, बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988। इस कानून के तहत, इस कानून के हिसाब से जो भी गिल्टी पाया जाएगा उस पर सजा होगी, उसको एक्शन होगा उसके खिलाफ। तो बस हमारी जो कंपनी जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं, तो जिसका भी हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसके खिलाफ कोई बेनामी वाला एक्शन तो नहीं हो रहा, ये हमें देखना है। तो हम देखिए प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को लेकर क्या क्या हमारे पास वो हुए। प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट को लेकर एक सेकंड दोस्तों, ये लाइन गलत बन गई, थोड़ा इरेजर से इरेज कर देते हैं। ये देखिए प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को लेकर अपना पहला क्वेश्चन क्या था कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन्ड है या नहीं। दूसरा था कि जैसे आपने फिजिकल एसेट्स के रखे, बिल्कुल वैसे ही आपने इंटेंजिबल एसेट्स के रिकॉर्ड रखे या नहीं। फिर तीसरा है कि आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करा, आप मतलब द क्लाइंट। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो संपत्ति कंपनी ने खरीदी अपना पैसा खर्च करके, उस वो कंपनी के नाम में होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि कोई रिवैल्यूएशन अगर करी है और 10% से ज़्यादा का फ्लक्चुएशन है, चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, तो वो अलग से आपको रिपोर्ट करना है। और बेनामी ट्रांजैक्शन तो कंपनी ने कुछ नहीं करी, उसके खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, ये है। सो आउट ऑफ 21 दिस इज वन कैटेगरी। डरिएगा मत, सारी कैटेगरी इतनी बड़े बड़ी नहीं है, सारी कैटेगरी इतनी फैली फैली सी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज वन कैटेगरी वी हैव डन। लेट्स स्टार्ट सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी इज अबाउट
इन्वेंट्रीज, जहां पर हम एसेट्स के बारे में बात करेंगे। तो अब पहला हम कर चुके, अब सेकंड देखते हैं दोस्तों। सेकंड कैटेगरी इज अबाउट इन्वेंट्रीज। एसेट्स को लेकर क्या क्या आंसर्स हमारे ऑडिटर्स को देने हैं एज पर द कारो, राइट। तो पहला लिखेंगे वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन whether physical verification of inventories was carried out by management at regular intervals and in a proper manner. And in a proper manner or not. तो फिजिकल वेरिफिकेशन का पॉइंट लगभग एसेट जैसा ही है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जैसा ही है। यहां पर जो पीपीई है दैट्स नॉट रिलेटेड टू कोरोना। Whether physical verification of inventories was carried out by management at regular intervals and in a proper manner or not. और जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन की बात चेक करेंगे और अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आई है तो यहां पर भी 10% वाला ही रूल है। इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड in inventories which goes beyond 10% needs to be separately reported. ये मैंने अलग पॉइंट बनाकर इसलिए लिखा क्योंकि डिस्क्रिपेंसी सिर्फ वेरिफिकेशन में नहीं, वैल्यूएशन में भी हो सकती है। लेकिन अगर आप कारो मेरे पास इस समय ओरिजिनल कारो है एज इशूड बाय पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें कहीं वैल्यूएशन वर्ड नहीं है फॉर इन्वेंट्री। लेकिन आप अपने दिल से सोचो, कुछ नहीं लिखा लेकिन ये तो लिखा है ना कि अगर डिस्क्रिपेंसी, एनी डिस्क्रिपेंसी, तो दैट कैन बी देयर इन वेरिफिकेशन, दैट कैन बी देयर इन वैल्यूएशन। तो मैं सिर्फ वेरिफिकेशन से उसको अटैच करके नहीं लिखना चाहता था, और वैल्यूएशन शब्द में लिख नहीं सकता क्योंकि वहां कारो ओरिजिनल में लिखा नहीं है। That is why I have written it in a separate point B. So if there is any discrepancy found in inventories which goes beyond 10% needs to be separately reported. ठीक है ना। अब C point लिखेंगे whether company received any working capital loan on the basis of its current assets। और जब हम कहते हैं बेसिस तो मतलब क्लियर है ना आपको, बेसिस का मतलब है कि भाई करंट एसेट प्लेज कर दी होंगी हमने, हाइपोथेकेशन ऑफ स्टॉक कर दिया होगा। तो सरकार ये जानना चाहती है कि कोई लोन तो नहीं इसने लिया जो इसके स्टॉक को गिरवी रखकर या क्लोजिंग स्टॉक के अलावा जो अन्य करंट एसेट्स हैं उनको गिरवी रखकर इन्होंने लोन ले लिया, राइट। इफ सच लोन goes beyond rupees 5 crore, this needs to be separately reported.
हर छोटी बात जरूरी नहीं अलग पॉइंट में लिखें, लेकिन अगर आप किसी पॉइंट को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं तो आप उसे अलग लिखेंगे, तभी ज्यादा सही रहता है ना। उसके बाद देख लीजिए, जब आप ये जो अगला पॉइंट है उसको लिखने से पहले एक बात बताऊं, जब आप जैसे बैंक से लोन लेते हो अपने करंट एसेट को गिरवी रख के, स्टॉक को गिरवी रख के, करंट एसेट को प्लेज करके या हाइपोथेकेट करके किसी भी प्रकार का लोन हो, तो बैंक ये चाहता है कि आप अपनी स्टॉक स्टेटमेंट टाइम टू टाइम, क्वार्टरली या जैसा भी बैंक कहे उसको जमा कराएं, ताकि बैंक को पता तो रहे कि आपके पास कितना स्टॉक है कितना नहीं। जब गिरवी रखते हैं तो हमेशा हर गिरवी रखने का मतलब ये नहीं होता कि सामान बैंक के पास चला गया। जब आप स्टॉक गिरवी रखते हैं ना दोस्तों, तो उसे हाइपोथेकेशन बोलते हैं, और हाइपोथेकेशन में स्टॉक बैंक के पास नहीं जाता, हमारे पास ही रहता है। तो वो स्टेटमेंट जो हम समय समय पर बैंक को भेजते हैं वो भी सही होनी चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। लिखें आप, वेदर स्टेटमेंट्स ऑफ करंट एसेट्स, whether statements of current assets sent by company to lender institution, जिसने भी हमें लोन दिया होगा, lender institution are correct or not। जरूरी नहीं है दोस्तों कि सिर्फ क्वार्टरली ही भेजी जाए। आप अगर ओरिजिनल कारो पढ़ेंगे तो उसमें ये वर्ड लिखा है क्वार्टरली और अदर। मेरी बुक में ओरिजिनल कारो होगा क्वार्टरली और अदर, तो क्वार्टरली और अदर में आ तो गए दोनों, इसलिए हम क्वार्टरली वर्ड नहीं लिख रहे हैं यहां पर। क्वार्टरली भी हो सकता है और अदर भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्वार्टरली ही हो। ठीक है दोस्तों, चलो अब ये कैटेगरी पूरी हो गई, इन्वेंट्रीज की कैटेगरी अपनी पूरी हो गई। दूसरी कैटेगरी हमारी इन्वेंट्री वाली पूरी हुई, जिसमें हमने सवाल क्या क्या देखे, देखो कि फिजिकल वेरिफिकेशन ठीक तरीके से हुआ या नहीं, और अगर ठीक तरीके से हुआ और उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी निकली जो 10% को क्रॉस करती है तो वो अलग से रिपोर्ट होनी चाहिए। कंपनी ने कोई वर्किंग कैपिटल लोन तो नहीं लिया अपनी करंट एसेट्स को गिरवी रख के, और अगर लिया है और वो 5 करोड़ को क्रॉस करता है तो फिर उसको अलग से रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर हमने लोन लिया है तो हम अपनी कोई स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट अगर बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेचते हैं तो वो करेक्ट है या नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करती है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमारी बुक्स में तो कुछ और लिखा है और हम बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कुछ और भेज रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरी कैटेगरी आपने लिख ली ना। कुछ नहीं लिखा हो तो आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख सकते हैं। आइए तीसरी लिखने की कोशिश करते हैं। तीसरी है इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट और लोन्स है। जैसे पहले तो आपको बता दूं कि जब हम इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स में ये जो लोन वाला वर्ड सुनते हैं तो स्टूडेंट पूछना चाहता है ये कौन सा लोन है, जो कंपनी ने दिया है या कंपनी ने लिया है। दोस्तों लोन शब्द अगर यूज हो रहा है तो ये लोन गिवन है। अगर ये टेकन होता, कंपनी ने जो लिया लोन है वो होता, तो फिर हम बोरोइंग वर्ड का इस्तेमाल करते। अभी इसके बाद बोरोइंग वर्ड भी आएगा, तब आपको समझ आ जाएगा बोरोइंग वर्ड से। अभी हम लोन जो हमने दिए हैं उसकी बात चल रही है। ठीक है, हेलो। पहला सवाल आइए लिखें इसमें, वेदर कंपनी हैज made any investment or given any loan to other entities। राइट, ये ऑडिटर को आंसर करना है कि कंपनी ने दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट, जो दूसरी एंटिटीज हैं उनकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं किया, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को लोन दिया है या नहीं दिया। लोन ऑल्सो इंक्लूड्स गारंटीज गिवन
एंड सिक्योरिटी इज गिवन। वो मतलब तो आप समझते ही होंगे, क्लियर सी बात है कि जैसे हमारी कंपनी ने किसी एंटिटी को लोन दिया तो डायरेक्ट फाइनेंशियली असिस्टेंस हमने उसको दी, लेकिन मान लीजिए हमारे पास उस समय फंड्स नहीं है, सो व्हाट वी से टू दैट एंटिटी कि आप लोन बैंक से ले लो, हम गारंटी दे देते हैं बैंक को आपके लिए, वी वांट टू हेल्प यू बट वी डोंट हैव फंड्स, सो यू कैन टेक द लोन फ्रॉम बैंक एंड वील गिव गारंटी टू द बैंक एंड बैंक विल गिव यू लोन। तो वो भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस ही है। तो हमको ये बताना है वेदर कंपनी हैज मेड एनी इन्वेस्टमेंट और गिवन एनी लोन टू अदर एंटिटीज, और जो हमने लोन दूसरी एंटिटीज को दिया होगा उसमें गारंटी और सिक्योरिटी भी काउंट होंगे और उसके बारे में भी रिपोर्ट होगी। यहां पर आगे लिखना है इफ यस फॉलोइंग टू रिपोर्टिंग्स आर नीडेड। फॉलोइंग टू रिपोर्टिंग्स आर नीडेड मतलब उनका कहने का यह है कि अगर हां ऐसा है कि जहां पर आपने अपनी वो पैसों से किसी एंटिटी को लोन दिया है या दिलवाया है गारंटी सिक्योरिटी देकर, जमानत सिक्योरिटी मतलब शेयर डिवेंचर नहीं, सिक्योरिटी मतलब जो गिरवी रखते हैं, तो अगर ऐसा है तो ऑडिटर साहब को दो चीजों की रिपोर्टिंग करनी होगी। वो दो चीजें क्या हैं वो जरा एक बार देख लेते हैं। पहला, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लोन गिवन टू रिलेटेड एंटिटीज आप समझते हैं, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, जो रिलेटेड एंटिटीज हैं उनके साथ जो ट्रांजैक्शन करी है उसका अमाउंट कितना है। और दूसरा, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लोन गिवन टू अनरिलेटेड एंटिटीज। मतलब होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर छोड़कर उसके अलावा किस किस एंटिटीज को कितना कितना आपने लोन या इन्वेस्टमेंट दिया है। आप अच्छे से पहले यहां देख सकते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट और लोन के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये लिखा था कि क्या हमारी कंपनी ने दूसरी एंटिटीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है, क्या हमने उनको लोन दिया या दिलवाया है, क्या हमने उनकी इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट किया है, और अगर हाँ किया है तो बस ऑडिटर साहब वो वैल्यू बता दें, वो अमाउंट बता दें कि कितने रुपए की ट्रांजैक्शन हुई रिलेटेड वाली पार्टियों के साथ और कितने की हुई अनरिलेटेड वाली पार्टियों के साथ। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा लिखते हैं, वेदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस, मतलब जितनी भी इन्वेस्टमेंट और लोन की ट्रांजैक्शंस हुई होंगी, वेदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस आर फेवरेबल टू कंपनी और नॉट। और नॉट मैं लगा देता हूं अपनी आदत की वजह से, लेकिन सच बात यही है, आई विश टू एडमिट इट, कि ग्रामेटिकली और नॉट नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम ग्रामर नहीं चेक करवा रहे, इसलिए कोई नहीं, आप चाहें तो और नोट लगाइएगा, चाहे तो नहीं लगाइएगा, वो आपकी इच्छा है। क्लियर हो गई ना बात। तो हमने अब देखा सबसे पहली चीज कि टर्म्स और कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल हैं या फेवरेबल नहीं है, ये आपको देखकर बताना है। क्योंकि भाई हमने लोन दिया, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपर एंड पर हैं, भाई लोन लेने वाले की जरूरत है और हमने उस पर कोई उपकार करा है, लेकिन फिर भी लोन देना ना देना हमारी कंपनी की मर्जी थी। तो फिर ऐसा कोई लोन क्यों दिया कंपनी ने जिसमें हमारे फेवर में ट्रांजैक्शंस नहीं जा रही, हमारे फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन नहीं जा रही। तो ऑडिटर शुड चेक कि कहीं ऐसा कोई लोन तो नहीं दे दिया जिसमें हमारी कंपनी के फेवर में कंडीशंस नहीं है। ठीक है, चलो तीसरी बात लिखते हैं सर, वेदर
रीपेमेंट शेड्यूल, रीपेमेंट शेड्यूल हमारा नहीं, उसका जिसने लोन लिया है। हमने लोन दिया है तो जो हमारा बोरोवर है वो हमें समय पर टाइम पर पैसे जैसी फ्रीक्वेंसी डिसाइड हुई थी दे रहा है या नहीं। वेदर रीपेमेंट शेड्यूल इज रेगुलर और नॉट, जिससे पैसे जिसको दिए थे उससे पैसे लगातार आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये आपको यहां पर चेक करना है। वेदर देयर इज एनी अमाउंट overdue for more than 90 days, full stop. If there, अगर ऐसा है, whether recovery steps are followed or not. अब अगर कोई बोरोवर ऐसा है जिसने कोई पर्टिकुलर ईएमआई या कोई पर्टिकुलर ड्यू डेट पर अमाउंट पेंडिंग है और उसने देना था नहीं दिया, अगर 90 दिन से कम हुए हैं तो सरकार उसे जेन्युइन मान रही है, कोई बात नहीं, हो जाती है प्रॉब्लम, 90 दिन नहीं हुए अभी तो आ जाएगा पैसा। बट अगर 90 डेज हो गए तो ऑडिटर साहब को इस विशेष रूप से उत्तर देना पड़ेगा, ही हैज टू आंसर दिस, that why the company has not recovered this amount so far and whether some steps have been taken or not. This needs to be answered by our auditor, right? फिर उसके बाद ई पॉइंट। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि जिसको हमने लोन दिया वो हमसे आके कहता है कि मुझे एक फ्रेश लोन दे दो, मतलब पुराना तो अभी तक रीपे नहीं करा बदमाश ने, वो आके हमसे कह रहा है नया लोन दे दो। और नया लोन हम उससे पूछते हैं भाई क्यों चाहिए, वो कह रहा है नया लोन इसलिए चाहिए क्योंकि पुराना पे ऑफ कर दूंगा मैं। उसे बोलते हैं क्या कहते हैं, गिविंग फ्रेश लोन टू सेटल द प्रीवियस लोन। तो अगर ऐसा हुआ है तो ऑडिटर को ये लिखना है, और ऑडिटर को ये भी लिखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ये कोई ट्रांजैक्शन किसी पर्टिकुलर पर्सन को फेवर करने के लिए करी गई हो। मतलब जनरली हम ऐसा नहीं करते कि नया लोन दे रहे हैं पुराने को सेट ऑफ करने के लिए, शायद हमारे प्रमोटर ने हमारी कंपनी से लोन तो नहीं ले लिया, शायद किसी कंपनी के ऑफिसर ने तो ऐसा नहीं कर दिया। हम मना नहीं कर रहे कि लोन मत दो नया, बट इसका ख्याल रखना है कि यह बात सबकी नजरों में आनी चाहिए दैट सीईओ ऑफ द कंपनी हैज टेकन अ न्यू लोन टू रीपे द ओल्ड लोन, राइट। तो ये थोड़ा सा अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे, वेदर कंपनी हैज done renewal whether company has done renewal or extension of any existing loan and whether company has given any fresh loan to settle the previous loan। यहां पर मैं एग्जिस्टिंग वर्ड नहीं लिखना चाहता, क्योंकि अगर हम नया लोन दे रहे हैं पुराने को सेटल करने के लिए तो शायद वो पुराना और नया बोलेंगे तभी ज्यादा अच्छा आपको समझ आएगा। टू सेटल द प्रीवियस लोन, राइट। अगले पॉइंट में हम वो लिखेंगे जहां पर हम बात कर रहे थे कि हमने अपनों को कितना लोन दिया है, हमारे यहां पर प्रमोटर्स को, रिलेटेड पार्टीज को। वेदर कंपनी हैज गिवन एनी लोन और रिन्यूअल or extension to related parties। हाँ, तो डिटेल आपको बतानी है। कुछ चीजें ना दोस्तों ऑब्वियस होती हैं, लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो ठीक है, आप यहां पर वो वर्ड ऐड कर सकते हैं, इफ यस नीड्स टू बी सेपरेटली रिपोर्टेड, इफ यस needs to be
सेपरेटली रिपोर्टेड। करेक्ट हो गई बात। तो ये हमारा लोन वाला जो पॉइंट था वो पूरा हुआ। क्लियर हो गई पॉइंट? पक्का? बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे इन्वेस्टमेंट और लोन है, उसमें आपने इतने सारे वेरिफिकेशन लिखे। अब मान लो कोई कंपनी ऐसी हो जिसका काम ही लोन देना है, जिसका काम ही लोन देना, उसका तो बस यही काम है, वो सुबह शाम तक लोन देती है, तो उसका तो हर ट्रांजैक्शन लोन वाला है, तो उसके ऊपर ये अलग से जो स्पेशल वेरिफिकेशन हो रहे हैं वो अप्लाई नहीं होते, क्योंकि उसका तो सारी ट्रांजैक्शन लोन वाली है, तो वो तो वैसे भी चेक हो रही होंगी ना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नोट बनाकर ये लिख देते हैं यहां पर, दिस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन does not apply on a company whose principal business is to give loans। राइट? जिसका काम ही लोन देना है उसको भाई ये वाला जो क्लॉज है, जो वेरिफिकेशन हो रहा है, वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अब अगला वाला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, आपको हाईलाइट करके मैं 1 मिनट दिखा दूं, हाईलाइटिंग रह गई इसमें। देखिए कि मैं बता रहा था कि जितने भी कैटेगरीज हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा वो मत भूलिएगा। कैटेगरी का नाम वो लिख कर देगा, तो आपको 21 कैटेगरीज रटनी नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट एंड लोन बताएगा। आपको बस ये देखना है कि कंपनी ने जो चीजें चेक करवानी है, ऑडिटर ने जो करनी है, वो क्या क्या है। पहला, कि कोई लोन या कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी ने तो नहीं करा, अगर करा है तो कितना हमने रिलेटेड को और कितना हमने अनरिलेटेड को दिया है, ये बताना है। टर्म्स एंड कंडीशंस कहीं कंपनी के अगेंस्ट तो नहीं है, ये चेक करना है। रीपेमेंट शेड्यूल रेगुलर है या नहीं, ये देखना है। अगर कोई चीज ओवर ड्यू हो गई है 90 दिन से ज्यादा, तो फिर रिकवरी स्टेप्स उठाए गए या नहीं उठाए गए, दैट नीड्स टू बी चेक्ड। फिर उसके बाद हमने देखना है कि कोई रिन्यूअल, एक्सटेंशन या कोई नए लोन को क्या कहते हैं, सेटल करने के, पुराने लोन को सेटल करने के लिए नया लोन तो नहीं दिया गया। और यह भी बताना है कि रिलेटेड पार्टी के साथ कितनी ट्रांजैक्शंस करी हैं लोन वाली। राइट दोस्तों, अब हम अगला वाला जो अपना पॉइंट है उसकी शुरुआत करते हैं।